हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार लास्ट क्लास में हम बाइनरी ट्रीज के कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन ही कर रहे होंगे यार बाइनरी ट्रीज पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यार, वी वांट टू फाइंड डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो डायमीटर होता क्या है यार, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं डायमीटर क्या कह रहा है ये। बेसिकली डायमीटर का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। कहने का तात्पर्य क्या है, सरल भाषा में बोले तो डायमीटर का बेसिक मतलब होता है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में जो लॉन्गेस्ट पाथ है, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें कितनी नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो नोड्स के रिलेटिव में है, यानी कि हमें नंबर ऑफ नोड से मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ट्री की बात करूं तो इस वाले ट्री के लिए जो डायमीटर है वो कितना हो रहा होगा देखते हैं। देखो यार, इस वाले ट्री के लिए हमारी जो सबसे दूरी पे नोड्स रखी थी वो ये दोनों थी, है ना। अब इन दोनों नोड्स के बीच में कितनी नोड्स आ रही हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस वाले ट्री के लिए जो डायमीटर है वो हमारा 9 है। देखने की बात यह है यार, ये दोनों के दोनों नोड्स जो हैं फार्देस्ट नोड्स, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने डायमीटर में। बात सही है। तो इस वाले ट्री के लिए डायमीटर हो गया 9। इस वाले ट्री की बात करें यार, इस वाले ट्री के लिए कितना हो जाएगा, ये रही दोनों फार्देस्ट नोड्स, है ना। अब इनके बीच में कितने नंबर ऑफ नोड्स सारे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस वाले ट्री के लिए भी डायमीटर हमारा 9 हो गया। बात सही है। तो क्वेश्चन ये है यार, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन कह रहा है यार आपको एक ट्री दे दिया, उसका डायमीटर बता दो। ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं यार कैसे कर सकते हैं। तो अब तक जैसे सारे क्वेश्चन करते हुए यार हम ट्री के बेसिकली हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये मेरी रूट थी यार, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर जानना चाहूंगा। मैं बोलूंगा रिकर्शन से यार मेरे लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर बता दो। सेम ही मैं रिकर्शन से अपने राइट सब ट्री का भी डायमीटर निकाल लूंगा, है ना। अब मेरा जो बड़ा डायमीटर है, मेरा जो कंप्लीट ट्री का डायमीटर है, उसके कैंडिडेट्स कौन कौन है यार। देखो, या तो जो लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर है वो मेरे पूरे ट्री का भी डायमीटर हो सकता है। कैसे, इस वाले एग्जाम्पल की बात करो यार, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा था। इस वाले एग्जाम्पल में इस वाले एग्जाम्पल में जो ये डायमीटर है, ये पूरे का पूरा डायमीटर कंप्लीटली लेफ्ट साइड से आ रहा है। बात सही है। यानी कि हमारा जो डायमीटर है वो जो लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर है वो ही हमारे पूरे कंप्लीट ट्री का भी डायमीटर है ना। सेम केस यार राइट साइड भी हो सकता था कि यार ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर वो राइट साइड होता, तो हमारा जो कंप्लीट ट्री का डायमीटर है वो सिर्फ राइट सब ट्री से आ रहा होगा, है ना। तो हमें समझ में आ रहा है यार, या तो हमारा जो लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर है वो हमारे पूरे बड़े ट्री का डायमीटर बन सकता है। ठीक है, तो एक कैंडिडेट तो मिल गया हमें लेफ्ट डायमीटर। सेकंड कैंडिडेट हो सकता है यार हमारा राइट डायमीटर। बात सही है। हो सकता है कि जो राइट सब ट्री का डायमीटर था वही हमारे कंप्लीट ट्री का डायमीटर हो। या फिर जो तीसरा केस हो सकता है, तीसरा केस क्या रहेगा कि एक जो नोड है मेरी वो तो इस सब ट्री का पार्ट है और जो दूसरी नोड है वो दूसरे सब ट्री का पार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल था वो, है ना, इस वाले ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो डायमीटर निकल के आ रहा है उसमें जो दोनों नोड्स रेलिवेंट है वो डिफरेंट सब ट्रीज का पार्ट है ना। तो इस केस में हमें डायमीटर कैसे निकालना है ना। देखो, रिकर्शन का सिंपल आंसर होता है, हम रिकर्शन को कॉल करेंगे, जो आंसर दे देगा हम चेक कर लेंगे कि यार ये मेरा फाइनल आंसर बन सकता है या नहीं। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करने की बात आ रही है ना, यानी कि हमें रिकर्शन के आंसर से थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो क्या कैलकुलेट करना है उसकी बात हम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, मान लो हमारी ये दोनों नोड्स थी जो कि डिफरेंट सब ट्री का पार्ट बन रही थी, तो अब मैं डायमीटर कैसे निकालूंगा अपना। ठीक है, तो बेसिक डायमीटर की डेफिनेशन क्या थी यार, दोनों नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए था। तो दोनों नोड्स के डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा ये लेफ्ट सब ट्री था मैं इसकी हाइट निकाल लेता हूँ। तो मैंने लेफ्ट हाइट निकाल दी। सेम ही मैं क्या करूंगा, मैं अपने राइट सब ट्री की हाइट निकाल दूंगा। मैंने राइट हाइट भी निकाल दी। लेफ्ट हाइट मुझे दे क्या रहा होगा एग्जैक्टली, लेफ्ट हाइट मुझे दे रहा होगा कि यार इस वाले सब ट्री में अगर मेरा ये वाला सब ट्री है तो यहाँ पे लीव से लेके रूट तक का कितना डिस्टेंस है, या फिर नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पे, है ना। हाइट बेसिकली नंबर ऑफ एजेस बताता है हमें, लेकिन हम अपने हाइट वाले फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे अभी। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है यार, हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो नंबर ऑफ नोड्स पूछ रहा है, यानी कि दो बेसिकली दो फार्देस्ट नोड्स हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ नोड से मतलब था। तो सेम ही हम अपने हाइट वाले फंक्शन को भी थोड़ा सा चेंज कर रहे होंगे और इस सब ट्री की हम हाइट में नंबर ऑफ नोड्स निकाल देंगे, यानी हमारी जो लीफ है उससे लेकर रूट के बीच में कितनी नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं। तो लेफ्ट हाइट का मतलब क्या होगा यार, 1 2 3, यानी लीफ से लेकर रूट तक हमारी 3 नोड्स थी। ठीक है, सेम ही राइट हाइट क्या दे देगा मुझे, इस वाली लीफ से लेके इस सब ट्री का जो रूट था, बेसिकली ये था इस सब ट्री का रूट, यहाँ तक कितनी नोड्स आ रही हैं, तो 1 2 3 4 5, राइट हाइट मुझे 5 मिल जाएगी। बात सही है। अब कंप्लीट हाइट जब मुझे निकालनी है, कंप्लीट हाइट नहीं सॉरी, कंप्लीट डायमीटर जब निकालना है, तो मैं इन दोनों नोड्स के बीच में देख रहा था कितनी नोड्स आ रही हैं, तो उसमें यार कि रूट एक्स्ट्रा आएगी ना। बात सही है। तो जो मुझे फाइनल डायमीटर निकालना होगा वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं वो बेसिकली मैं लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1 करके निकाल रहा हूँ। समझने की कोशिश करते हैं यार ये चीज हमें करेक्ट आंसर क्यों दे रही है। लेफ्ट हाइट क्या बता देगी यार, लेफ्ट हाइट बता देगी कि यार इस नोड से इस सब ट्री की रूट तक जाने में कितना नोड्स हमने कवर किए। बात सही है। सेम ही राइट हाइट हमें क्या बता देगी कि यार यहाँ की फार्देस्ट स्लीव से हमें इस सब ट्री के रूट तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा, ये कितनी नोड्स लगी। बात सही है। तो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट तो हमने काउंट कर ली।
लेकिन जब हम इन दोनों नोड्स के बीच में ट्रेवल कर रहे होंगे तो हमें एक रूट एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ रही होगी, बात सही है। तो उस रूट के लिए हमने यहाँ पे +1 लगा दिया, ठीक है। तो जो तीसरा कैंडिडेट बना हमारा वो क्या बना, बेसिकली राइट हाइट प्लस लेफ्ट हाइट +1, यानी कि जो मेरा बड़ा ट्री था उसका डायमीटर क्या होगा, या तो लेफ्ट डायमीटर हो सकता है या फिर राइट डायमीटर या फिर ये वाली चीज, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है वही मेरे बड़ी ट्री का डायमीटर भी है, ठीक है। तो इसको कोड करके देखते हैं कि जो हमने सोचा था वो कोड करके सही आंसर दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या सोचा था, सबसे पहले हम लेफ्ट डायमीटर निकाल लेते हैं। लेफ्ट डायमीटर हम कैसे निकाल रहे होंगे, बेसिकली रिकर्शन का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे हम रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ऐसे ही राइट डायमीटर भी निकाल लेते हैं, राइट डायमीटर भी सेम रिकर्शन का इस्तेमाल करके निकाल दिया हमने, बात सही है। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वो है बेसिकली ये मैथ डॉट मैक्स ऑफ वट, या तो मेरा लेफ्ट डायमीटर जीतेगा या फिर मेरा राइट डायमीटर विजेता बनेगा, बात सही है। इनके अलावा दोनों की हाइट्स को भी कैलकुलेट करना है हमें, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री की। तो मैं यहाँ पे 8 कोर मैथ डॉट मैक्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिखूंगा, ठीक है। और इसके राइट साइड में ये जो अभी हमने सोचा था वो लिख दिया, ठीक है। तो अब राइट साइड में क्या सोचा था हमने, हम क्या निकाल रहे होंगे, बेसिकली हम लेफ्ट हाइट निकाल रहे होंगे। मान लो हमारे पास हाइट नाम का एक फंक्शन है, इसको हम रूट डॉट लेफ्ट दे देंगे, हमारी लेफ्ट हाइट आ जाएगी। सेम ही हम राइट हाइट निकाल रहे होंगे, जो कि हाइट में रूट डॉट राइट पास करके आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर किस किस से आ रहा होगा यार, या तो हमारा जो विजेता है वो लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1 बनेगा, या फिर लेफ्ट डायमीटर बनेगा, या फिर राइट डायमीटर बनेगा, ठीक है। एक काम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, हाइट फंक्शन लिख लेते हैं। हाइट फंक्शन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं उसको, ठीक है यार। हमने हाइट फंक्शन लिख लिया है। यहाँ पे हम हाइट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो लेफ्ट हाइट निकाल रहा होगा, वो राइट हाइट निकाल रहा होगा, जो भी उनमें से बड़ा है उनमें से +1 करके पूरे ट्री की हाइट दे देगा। एक बात जो नोटिस करने वाली है यार यहाँ पे वो ये है कि जब मेरी रूट नल है, जब मेरी रूट नल है तो मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। ये एक्चुअली में गलत है। अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन को देखें किसी भी ट्री की हाइट की, तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास नल ट्री है तो उसकी हाइट -1 होनी चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहे हैं, क्यों बेसिकली हम नंबर ऑफ नोड्स के रिस्पेक्ट में हाइट बता रहे हैं। अगर हमारे पास एक भी नोड नहीं है तो उस ट्री की हाइट 0 है, अगर हमारे पास एक सिंगल नोड है तो उस ट्री की हाइट 1 हो जाएगी, जब हम नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कर रहे हैं। बात सही, अगर हम नंबर ऑफ एजेस को काउंट कर रहे होते तो ये सारे जो नंबर है ये एक एक से कम हो जाते, ठीक है। तो अभी के लिए जब मेरी रूट नल थी तो मैं 0 रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं। हमने हाइट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, इसकी मदद से हम लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाल रहे होंगे। एक जो चीज़ रह गई यार, यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिखे, इसके अलावा हमने बेस केस भी नहीं लिखा है कि यदि मेरी रूट नल हो जाए तो मेरा कितना रहेगा यार डायमीटर, ऑब्वियसली 0 रहेगा, है ना। बेसिकली कोई नोड है ही नहीं ट्रेवर्स करने के लिए, तो जो फार्देस्ट लीव है उनके बीच का डिस्टेंस भी 0 ही रहेगा। तो ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। एंड इट इज करेक्ट, हमारा आंसर सही है। तो एक बार फिर से देखते हैं यार, हमें क्या क्या डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली हमने रिकर्शन से लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर मंगा लिया और राइट का मंगा लिया, है ना। अब हमारे जो बड़े डायमीटर है, बड़े ट्री के डायमीटर के लिए कौन कौन कैंडिडेट थे यार, या तो लेफ्ट का डायमीटर पूरे ट्री का होगा या फिर राइट का होगा, है ना। हमने ये दोनों मंगा लिए थे। या फिर हमारे जो दोनों नोड्स हैं वो डिफरेंट सब ट्री का पार्ट है, यानी कि हमारी जो एक नोड है वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, जो दूसरी नोड है वो राइट सब ट्री का पार्ट है। तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम लेफ्ट हाइट निकालेंगे और राइट हाइट निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे और +1 कर देंगे रूट के लिए, तो तीसरा कैंडिडेट हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इन तीनों का हमने मैक्सिमम निकाल लिया है, तो यही जो है हमारा आंसर, ये फाइनल डायमीटर का आंसर हो गया, ठीक है। तो एक और चीज देख लेते हैं यार, हम इस फंक्शन की, बेसिकली हमारा जो डायमीटर वाला फंक्शन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि कितनी आ रही है। तो सबसे पहली चीज यार, हम कितनी नोड्स पे काम कर रहे हैं। देखो यार, रिकर्शन में अपनी नोड के लेफ्ट पे भी कॉल कर रहा था और राइट पे भी कॉल कर रहा था। फर्दर ये जो लेफ्ट है ये अपने लेफ्ट और अपने राइट पे कॉल करेगा, ऐसे ही राइट अपने लेफ्ट और अपने राइट पे कॉल करेगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ वो है n। हम हर एक नोड पे काम कर रहे हैं और हर एक नोड के लिए कितना काम कर रहे हैं ये देखते हैं। हर एक नोड के लिए मैं क्या कर रहा था यार, मैं लेफ्ट हाइट निकाल रहा हूँ और मैं राइट हाइट भी निकाल रहा हूँ। तो हमें पता है यार, हाइट निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली n होती है ना। तो हर एक नोड के लिए भी मैं n काम कर रहा हूँ। तो जो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस डायमीटर वाले फंक्शन की, हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर, यानी कि मैंने अपने ट्री का डायमीटर O ऑफ n स्क्वायर में निकाला है। इसका एक सिंपल तरीका भी है यार, बेसिकली हम टाइम टू कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, हम उसको O ऑफ n में ला सकते हैं। किस तरीके से, एग्जैक्टली सेम तरीके से जो कि कल हमने इस बैलेंस के लिए देखा था। यानी कि हम जो ये हाइट वाला काम कर रहे हैं ये रिपीटिव काम है ना। देखो, जब मैं इस नोड पे बैठा था तो मैंने लेफ्ट हाइट निकलवाई थी, जब मैं इसके इस वाले पार्ट पे आऊंगा तो मैं फिर से लेफ्ट हाइट निकलवाऊंगा, है ना, जो कि कम रिपीट हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक हाइट नाम का
वेरिएबल अपनी नोड के साथ रख सकते हैं, जिससे हम ओ ऑफ एन में पूरे ट्री का डायमीटर निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने रूट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, फॉर एग्जांपल यार आपका जो क्वेश्चन है वो आप किसी प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो नोड का स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है यार, तो बेसिकली आप जैसे जैसे फंक्शन लिख रहे हो, आपने बेसिकली डायमीटर वाला फंक्शन लिखा, इसमें आप रूट के साथ साथ हाइट को भी पास कर दो, है ना, और ये हाइट बाय रेफरेंस पास करनी है। C++ वालों के लिए थोड़ा सा आसान है, हम डायरेक्ट बाय रेफरेंस और पॉइंटर की मदद से बाय रेफरेंस चीजें पास कर सकते हैं, बेसिकली जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको। जावा वालों के लिए यार 2-3 टेक्निक होती है बाई रेफरेंस, किसी भी अगर हमें वेरिएबल को पास करना है, तुम चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो इसके लिए। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे 2-3 मेथड लिखे हुए हैं कि हम जावा में कैसे इंटीजर्स को बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल यार यही वाला मेथड है। बेसिकली हम एक रैपर क्लास बना सकते हैं अपने इंटीजर के लिए एंड उसको हम फर्दर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायमीटर वाले क्वेश्चन का एक और सोल्यूशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ एन का सोल्यूशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक और फंक्शन बना लेता हूं मैं, बेसिकली वो होगा डाया लिख देते हैं बस। यहाँ पे हम अपनी रूट तो ले ही रहे होंगे, इसके साथ साथ में एक हाइट क्लास का ऑब्जेक्ट भी लेके चलता हूँ। हाइट बेसिकली क्या है, देखो यार मेरे को बाय रेफरेंस लेके चलनी थी हाइट अपने साथ साथ, है ना, बाय रेफरेंस में डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो मैं एक रैपर क्लास बना रहा हूँ अपनी हाइट को स्टोर करने के लिए। जो हमारा पहला मेथड है वो यही कहता है कि आप अपने जिस भी इंटीजर को स्टोर कराना है या फिर जिस भी इंटीजर को आपको बाय रेफरेंस पास करना है उसकी एक रैपर क्लास बना लो। तो एक हाइट क्लास बना लेते हैं, अब हमें इस हाइट फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक हाइट क्लास बना ली हमने। इस क्लास में क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, बस एक इंटीजर वेरिएबल है हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं यार डायमीटर में कैसे काम कर रहे होंगे हम एग्जैक्टली सेम काम करना है, हमें एग्जैक्टली सेम ही काम करना है। बस जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि देखो, जब पहले तो बेस केस को चेंज करते हैं यार, जब मैं अपने बेस केस को हिट कर गया यानी कि मेरी रूट नल हो गई, तो उस केस में मेरी हाइट क्या हो जाएगी, उस केस में मेरी हाइट डॉट हाइट हो जाएगी 0, है ना। हम क्या कह रहे थे यार, जब भी हम किसी नल नोड पे पहुंचेंगे उसकी हाइट हम 0 ट्रीट कर रहे हैं, है ना। अगर ये हाइट डॉट हाइट कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका कुछ और नाम रख दो यार, HGT रख दो। बेसिकली जो ये पहला शब्द है क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है, और जो ये डॉट करके यूज हो रहा है ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। वैसे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, बट हो रहा है तो कुछ नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपनी हाइट डॉट हाइट करके उसमें 0 डाल रहे हैं, कब डाल रहे हैं, जब हमारी रूट नल हो चुकी है ना। तो ठीक है यार, एक काम तो ये कर दिया हमने। अब हम क्या कर रहे होंगे यार, हम जब अपने डायमीटर का लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक नई हाइट पास कर देंगे इसको। बेसिकली मैं हाइट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ लेफ्ट हाइट करके, ऑब्जेक्ट आप सबको बनाने आते ही हैं, और जब मैं लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसको ये लेफ्ट हाइट दे दूंगा। बात सही है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मैं करना क्या चाहता हूँ, बेसिकली मैं अपने लेफ्ट सब ट्री का डायमीटर जो कि लेफ्ट एल डाया है और लेफ्ट हाइट है, ये साथ के साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। बात सही है। रिकर्शन क्या करके दे रहा होगा मुझे, ये जो रिकर्शन फंक्शन है ये मुझे रिटर्न करेगा डायमीटर, और ये साथ के साथ मेरे जो लेफ्ट हाइट है इसको चेंज कर देगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से राइट हाइट निकालने के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, और उसको पास कर देते हैं अपने राइट सब ट्री वाले रिकर्शन के लिए। ठीक है, ठीक है यार, हमने लेफ्ट सब ट्री को कॉल किया, राइट सब ट्री को कॉल किया। बेसिकली मेरे पास जो लेफ्ट हाइट है और राइट हाइट है वो आ चुकी है अब, है ना। अब मुझे अलग से इन हाइट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरे को अलग से इस हाइट फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा रिकर्शन आंसर ला रहा होगा तो वो इसको मतलब खुद से ही कैलकुलेट कर देगा। बात सही है। अब मुझे दो काम करने हैं यार, सबसे पहले मेरा जो अभी हाइट चल रहा था मुझे उसको अपडेट करना है, यानी कि जो मेरी हाइट चल रही थी अभी उसकी हाइट को मुझे अपडेट कर देना चाहिए। और हाइट को अपडेट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास ये लेफ्ट हाइट और राइट हाइट आई है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली जो हाइट का लॉजिक होता है, हम लेफ्ट हाइट डॉट हाइट और राइट हाइट डॉट हाइट में से जो भी बड़ा है वो लेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो मेरी जो करंट हाइट है वो आ जाएगी। बात सही है, मैंने अपनी करंट हाइट को अपडेट कर दिया है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ यार, जब मैं डायमीटर निकाल रहा हूँ तो मैं इस लेफ्ट हाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमें डॉट हाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो LH और RH है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायमीटर भी सक्सेसफुली, मतलब जो सही था लॉजिक उसके हिसाब से बन गया, हमने अपनी हाइट को भी ठीक कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने एग्जैक्टली किया क्या है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो, मैं एक डायमीटर नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी रूट पास कर रहा हूँ और साथ के साथ हाइट पास कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे ये हाइट नहीं पता कि ये कितनी है, बात सही है। अब मेरे को फंक्शन के अंदर अपनी हाइट को कैलकुलेट करना है, यानी कि मैं फंक्शन के अंदर अपनी जो करेक्ट हाइट है उसको कैलकुलेट करके अपडेट कर दूंगा, है ना। मेरे को अपनी हाइट कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल किया, एक नया ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे हाइट का, राइट सब ट्री पे कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट दे दिया राइट हाइट का। अब मैंने जो ये लेफ्ट हाइट और राइट हाइट कैलकुलेट होके आई होगी रिकर्शन से, उनके द्वारा अपनी हाइट को भी कैलकुलेट कर लिया है।
बात सही है? तो ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब हम फंक्शन में दो काम कर रहे हैं यार, एक तो हम अपना डायमीटर रिटर्न करवा रहे हैं, इसके अलावा जो हाइट हमें मिली है हम उसको अपडेट भी कर रहे हैं। तो सेम ही जो लास्ट में रिटर्न किया है मैंने, बेसिकली या तो लेफ्ट डायमीटर होगा या राइट डायमीटर होगा, या फिर दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट +1। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि भैया ये सही चल रहा है या नहीं। इनको कमेंट करते हैं और अपने जो हेल्पर फंक्शन था डाया उसको कॉल करके देखते हैं। यहाँ पे हम रूट दे रहे होंगे और यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट दे रहे होंगे हाइट का। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट दे दिया हमने हाइट का। अब जो भी ये डाया हमें रिटर्न करेगा वही हमारा फाइनल आंसर है। इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। ओके, हमने रिकर्शन में थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पे डायमीटर नहीं डाया यूज होना है। ओके ठीक है, अब सबमिट करते हैं एंड अगेन इट इज करेक्ट। और ये जो सॉल्यूशन है यार हमारा, देखो इस सॉल्यूशन के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n। कैसे पता चला सर O ऑफ n है? यहाँ पे हम रिकर्शन देखो यार कितनी बार कॉल कर रहे हैं। हम लेफ्ट सब ट्री पे रिकर्शन कॉल कर रहे हैं और राइट सब पे रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि सरल भाषा में बोले तो हम हर एक नोड पे एक ही बार विजिट कर रहे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है यार, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। बात सही है? हमें एक नई टेक्निक समझ में आ गई यार, अगर हमें जावा में कोई भी वेरिएबल बाय रेफरेंस पास करना है तो हम उसकी एक रैपर क्लास बना सकते हैं, अगर रैपर क्लास ऑलरेडी नहीं है तो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें यहाँ पे एरेज पे काम करना होता या फिर एरे लिस्ट पे काम करना होता, तो एरेज या एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट जावा में बाय रेफरेंस ही पास होती हैं, तो उसके लिए आपको ये पंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आपको कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप से मतलब क्या है मेरा, बेसिकली कोई इंटीजर्स, कोई कैरेक्टर या फिर कोई फ्लोट, इस टाइप का कोई वेरिएबल है, वो आपको बाय रेफरेंस चाहिए तो आपको उसकी रैपर क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया है दोनों तरीकों से। ठीक है, दोनों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी समझ में आ गई। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। हमें ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे होंगे यार वो है ये वाला एक्सप्रेशन ट्री। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है यार आपको एक फुल बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री दे रखा है और आपको क्या करना है, आपको बस उसे इवेलुएट करना है। पहले तो बात करते हैं यार एक्सप्रेशन ट्री से हमारा मतलब क्या है। देखो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है यार जो कि है 2+3। ठीक है, मैं इसको एज अ ट्री स्टोर कर सकता हूँ। ट्री स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बेसिकली ये लेफ्ट साइड जो हमारा ओपरेंड है इसको मैं लेफ्ट चाइल्ड बना दूंगा, जो राइट साइड ओपरेंड है इसको राइट साइड बना दूंगा, और जो हमारा ऑपरेटर है इसको मैं रूट की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये जो हमारा ट्री है ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ही डिनोट कर रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है यार, आपको इस तरीके का ट्री दे रखा होगा, आपको ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी है। बात सही है? फॉर एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अब हमारे पास देखो ये आ गया था यार, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ट्री है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, तो समझ के देखो यार कैसे बन रही होगी। सबसे बेसिकली हम इस वाले छोटे ट्री को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये क्या देगा हमें, ये हमें 5 × 4 दे देगा। ठीक है, एक ऑपरेंड बन गया हमारा। देन हम राइट सब ट्री को इवेल्युएट कर रहे होंगे, ये हमें 100 - 20 दे देगा, दूसरा ऑपरेंड। पूरे ट्री को इवेल्युएट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लेफ्ट का आंसर आया था और जो राइट का आंसर आया था उनमें हम अपना रूट वाला ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते तो मैं समझ में आ गया होगा यार कि हम रिकर्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री को आंसर मंगवाऊंगा, मैं अपने राइट सब ट्री का आंसर मंगवाऊंगा, जो भी आंसर आएगा उसको मैं अपने रूट बेसिकली अपने रूट वाले ऑपरेटर को उन दोनों ऑपरेंड्स पे लगा के फाइनल आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इसको लिख के भी देखते हैं एक बार। ठीक है, जावा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एक रूट मिल रही है हमें। देखने वाली बात यह है यार, यहाँ पे हमारी जो नोड का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। देखो यार हमारी जो नोड है उसमें हमारे पास जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप तुम समझ में हो गया यार। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं या फिर नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है यार, तो एक और जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि हमारी जितनी भी लीफ नोड्स है, जितनी भी हमारी लीफ नोड्स है वो सारी की सारी ऑपरेंड्स होंगी, कंफर्म है। सोच के देखो क्या है बात सही है। ऑपरेंड्स का मतलब क्या था, बेसिकली कोई इंटीजर होगी, यानी कि कोई ऑपरेटर नहीं होगी कोई भी लीफ। जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे नॉन लीफ नोड्स होंगे। और बात सेंसिबल है, क्यों? क्योंकि हमें जो ये ऑपरेटर है ये लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड्स हैं उस पर ही तो लगाना है। बात सही है? मान लो मैं किसी नोड के किसी नोड में कोई इंटीजर डाल देता हूँ और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड बना देता हूँ। अब इस ट्री का यार कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि बेसिकली जो ये लेफ्ट और जो राइट चाइल्ड है उस पर हमें ये ऑपरेटर यूज करना था। अब हमारे पास यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो हमें पता चल गया, जितने भी बेसिकली ऑपरेंड्स हैं वो सारे के सारे लीफ नोड्स हैं, है ना। इसका भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे बेस केस लिखने के लिए। ठीक है, तो इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं यार। इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये चल रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या सोचा था यार, हम अपने लेफ्ट ट्री का आंसर मंगवा लेंगे। तो लेफ्ट आंसर मंगवा लिया हमने। हम लेफ्ट आंसर कैसे मंगवा रहे होंगे, हम रिकर्शन का कॉल करेंगे और इसको रूट डॉट लेफ्ट दे देंगे।
ठीक है। ऐसे ही मैं राइट आंसर मंगवा लेता हूँ, क्या राइट सब ट्री का कितना आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, मैंने लेफ्ट आंसर मंगा लिया और राइट आंसर मंगवा लिया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इन दोनों के दोनों आंसर्स को, जो ये मेरे दोनों ऑपरेंड्स बने हैं, इसको मेरे को इनको मुझे अपने रूट वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जो भी आंसर आ रहा है उसको रिटर्न करवा देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इवैल फंक्शन लिख रहा हूँ, इसमें मैंने अपना लेफ्ट आंसर दे दिया और राइट आंसर दे दिया, और अपना जो ऑपरेटर था मेरा, जो रूट मेरा जो ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा था वो दे दूंगा, यानी कि रूट डॉट डेटा पास कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब ये इवेल क्या करेगा, ये इन दोनों ऑपरेंड्स को इस ऑपरेटर की सहायता से इवेलुएट करेगा और जो आंसर आएगा वो हमें दे देगा। तो सबसे पहले ये इवेल फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर है लेफ्ट कह लेते हैं इसको, एक इंटीजर आएगा राइट, और एक स्ट्रिंग आ रही होगी हमारे पास, है ना। देखो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है हमारे पास फिलहाल नोड में, तो एक स्ट्रिंग आ रही होगी, लेट्स कॉल इट ओपी ऑपरेटर। ठीक है, तो सिंपल स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, हम ओपी की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं और डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। मान लो प्लस है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं डायरेक्ट लेफ्ट प्लस राइट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे केस भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे केस लिख दिए हमने, एक डिफॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं जो कि है, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो लेट्स रिटर्न -1। ठीक है, यूजुअली डिफॉल्ट को हिट नहीं करेगा बट अभी के लिए मान लेते हैं। ओके, इसके अलावा हमें क्या करना है यार, हमें बेस केस लिखना है इसके लिए, है ना। बेस केस क्या रहेगा, हमने सोचा था बेसिकली कोई भी अगर हमें इंटीजर मिलता है ना, मान लो मैं 5 तक पहुंच गया, तो अब हम मुझे पता चल गया कि यार ये जो 5 है इसको और ज्यादा इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, इस 5 का आंसर 5 ही रहेगा। या फिर ये मैं बोलूं, जब भी मैं किसी लीफ नोड को हिट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना है, यहीं से मुझे रिटर्न करा देना चाहिए। तो लीफ नोड पे जैसे मैं हिट करूंगा मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, और लीफ नोड को चेक कैसे करेंगे, यदि मेरी रूट का लेफ्ट भी नल है एंड देन मेरी रूट का राइट भी नल है, तो मुझे पता चल गया कि मैं किसी लीफ नोड पे हूँ। तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, देखो बेसिकली ये जो 100 है यार, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है ना, हमारे पास स्ट्रिंग डेटा चल रहा है हर एक नोड में, तो ये 100 है, ये इसका स्ट्रिंग है, तो मुझे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। तो जावा में ये करने का क्या तरीका रहता है, हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ पे मैं रूट डॉट डेटा दे दूंगा, तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या कर रहा होगा, बेसिकली जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर है वो बना के रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखते हैं यार, हमने क्या किया, हमने अपने लेफ्ट ट्री का आंसर मंगवा लिया है, हमने अपने राइट ट्री का आंसर मंगवा लिया है। अब हमें क्या करना है यार, बेसिकली हमारे जो रूट जिस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना है वो ऑपरेटर यूज करके इन दोनों ऑपरेंड पे लगाएंगे हम उस ऑपरेटर को, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने इवैल फंक्शन लिख दिया जिसमें हम स्विच केस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेस केस के लिए हमने क्या किया, मैंने देखा कि यार अगर मैं लीफ नोड पे हूँ तो बस जो भी मेरा डेटा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर में रिटर्न कर दूंगा। तो इसको सबमिट करके देखते हैं यार कि ये चल रहा है या नहीं। ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, करेक्ट आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमने बहुत ही सिंपल काम किया, हमने लेफ्ट ट्री को इवैल्यूएट किया, राइट को इवैल्यूएट किया, जो आंसर आया उससे अपने फाइनल आंसर इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है यार कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन ट्री को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यार, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है यार हमारा ये वाला, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है और हमें सारे के सारे रूट टू लीफ पाथ्स प्रिंट करने हैं 1 पर लाइन। कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमारे पास इस प्रकार का ट्री होगा, अब यहाँ से रूट से लेकर लीफ तक जाने में जितने भी पाथ बन रहे हैं हमें उनको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, सिंपल। जैसे एक पाथ ये था यार, एक हमारी लीफ थी 4, तो 1 to 4 हमने प्रिंट कर दिया, देन 1 to 5 प्रिंट एंड 1 and 3। ठीक है, तो गिवन अ ट्री हमें सारे के सारे रूट टू लीफ पाथ्स प्रिंट करने हैं। ठीक है यार, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है यार, तो ये हमने ट्री बना लिया है, इस ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यार, देखो पहला जो रूट टू लीफ का पाथ है वो ये है 1 to 4, बात सही है। सेकंड 1 to 5 and 6, देन 1 to 5 7 एंड लास्ट में 1 and 3। ठीक है, तो एक बात जो आपने नोटिस की होगी यार कि हम जैसे जैसे अपने ट्री में नीचे जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हम अपने ट्री में डिसाइड कर रहे हैं, हमें ऊपर वाली नोड को कहीं पे सेव करके रखना पड़ेगा, बात सही है। देखो मैं अपनी रूट से लेफ्ट ट्री पे गया, लेकिन मुझे अपनी नोड की जो जहां से मैं आया हूँ जो मेरी रूट है उसकी वैल्यू को प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी मैं उसको प्रिंट करवा पाऊंगा, है ना। एक चीज तो ये, सेकंड चीज हमें प्रिंट करना कब है, हमें कब पता चल रहा है कि हमें प्रिंट करना है, बेसिकली जब भी हम किसी लीफ नोड को हिट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी लीफ नोड को हिट कर रहे हैं मैं समझ जाऊंगा कि जिस रूट से मैं आया हूं मुझे वहां से लेके यहाँ तक का पाथ प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यार हम एरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेसिकली हम एक एरे में पाथ स्टोर करते हुए चलेंगे अपनी रूट से लेके अपनी लीफ तक का। ठीक है, जैसे जैसे लीफ चेंज होती जाएंगी इसी सेम ही एरे में पाथ भी चेंज होता जाएगा। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं यार, आपको साथ साथ समझ में आता रहेगा हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे सेम ही तरीके से एक ट्री बना लेते हैं। बेसिकली हमने नोड फंक्शन क्लास में ही अपना एक ट्री नाम का फंक्शन बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे रूट टू लीफ नाम के फंक्शन को अपनी रूट पास करनी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो सारी की सारी रूट टू लीफ पाथ्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है,
ठीक है यार, तो हमने ये फंक्शन बना लिया है। एक चीज़ जो हमने अभी देखी थी यार, हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम अपनी पाथ को स्टोर कर रहे हैं। तो एक एरे बना लेते हैं, लेट्स से हम 1000 साइज की एरे बना लेते हैं अभी। और जैसे ही हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, हम अपने पाथ वाली एरे को भी दे रहे हैं। देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं एक एरे साथ में मेंटेन करता हुआ चल रहा हूँ। वो एरे मुझे क्या बता रही है कि यार मेरे ट्री के रूट से लेके करंट नोड तक का क्या पाथ बन चुका है। बात सही है। अब क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट बाय रेफरेंस पास होती हैं, तो मुझे यहाँ पे एक इंडेक्स भी देते हुए चलना है। इंडेक्स क्या बता रहा होगा यार, कि मुझे अपने पाथ के किस इंडेक्स पे चीजें राइट करनी है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यार इस इंडेक्स का, वो अभी देखते हैं, पहले थोड़ा सा और लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं अभी फंक्शन में लिख देता हूँ। एक तो बेसिकली एक एरे मिल रही होगी हमें जिसका नाम पाथ रहेगा, एक इंटीजर मिल रहा होगा जिसका नाम इंडेक्स रहेगा। स्टार्ट मैंने यार 0 से किया अपने इंडेक्स को। ठीक है, करंटली हम जो पाथ एरे है बेसिकली उसके 0th इंडेक्स पे कुछ भी राइट कर रहे होंगे। ठीक है, ये इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है यार, ये मुझे बता रहा है कि करंट पाथ की लेंथ कितनी हो चुकी है, या फिर इसको मैं इंडेक्स ना लिख के यहाँ पे पाथ लेंथ भी लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल नेम है ये, कि यार मेरी जो पाथ नाम की एरे है उसकी करंट लेंथ कितनी हो चुकी है, ये हमें साथ के साथ रखना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है यार, तो देखते हैं अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले काम यार, जो मेरी करंट रूट है उसको मैं अपने पाथ में ऐड कर देता हूँ। बात सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाथ ऑफ पाथ लेंथ में कि यार करंट पाथ लेंथ कितनी चल रही थी उस वाले इंडेक्स पे मैं अपनी रूट का डेटा बिठा देता हूँ। कि यार मेरा जो करंट पाथ है उसमें मैं लास्ट में अपनी रूट को ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ पाथ लेंथ प्लस प्लस भी कर देनी चाहिए कि यार जैसे ऐड हो जाए तो मेरे पाथ की लेंथ 1 से बढ़ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल रिकर्शन कॉल करूंगा, मैं रूट टू लीफ को कॉल कर रहा हूँ अपने रूट डॉट लेफ्ट के लिए। यहाँ पे मैंने सेम ही पाथ भेज दिया, उसमें मैंने अपने करंट रूट को अपेंड कर ही दिया और पाथ लेंथ अपडेटेड जो है वो भी भेज दिया मैंने। ठीक है, सेम काम मैंने लेफ्ट चाइल्ड के लिए किया है तो सेम काम मैं राइट चाइल्ड के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, बात सही है। अब ठीक है यार, मैंने लेफ्ट चाइल्ड पे भी कॉल कर दिया और राइट साइड पे कॉल कर दिया। अब बात करते हैं मुझे रुकना कब था। ठीक है, मुझे अब रुकना कब है। देखो हमने क्या देखा था, हमें तब रुकना था यार जब हम किसी भी लीफ पे पहुंच गए थे, है ना। जैसे हम किसी भी लीफ पे पहुंचेंगे, मुझे क्या करना था, मुझे वो सारा का सारा मामला प्रिंट कर देना था जितना भी पाथ में हुआ है। तो करंट नोड को ऐड करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या यार मैं किसी लीफ नोड पे तो नहीं बैठा, कि यदि मेरी रूट का लेफ्ट भी नल बैठा हुआ है, कि मेरे रूट का लेफ्ट भी नल है एंड मेरी रूट का राइट भी नल है। अगर मेरी रूट का लेफ्ट भी नल और राइट भी नल है तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं किसी लीफ नोड पे बैठा हुआ हूँ। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा पाथ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी पाथ नाम की एरे दे देता हूँ और पाथ लेंथ भी दे देता हूँ। ठीक है, प्रिंट पाथ में कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम सिंपल एरे को ट्रेवर्स करा रहे होंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। सिंपली एरे को ट्रेवर्स करके प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हमने सिंपल सा फंक्शन लिख दिया जहाँ पे हम अपनी पाथ नाम की एरे को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बेस केस हैंडल करना है। बेस केस बहुत ही सिंपल है यार, यदि हमारी रूट नल हो चुकी है, यानी कि हम किसी नल नाम के ट्री पे पहुंच गए हैं, तो मुझे क्या करना है, तो बस रिटर्न कर जाओ यार, कुछ प्रिंट नहीं करना आपको, यहीं से कट लो। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं यार हमने क्या क्या किया है। मैंने एक फंक्शन लिखा रूट टू लीफ, जिसको मैं अपनी रूट पास कर रहा हूँ और एक पाथ नामक एरे पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक इंडेक्स भी लेता हुआ चल रहा हूँ जो कि मेरे करंट पाथ की लेंथ को डिनोट कर रहा है। बात सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पाथ नाम की एरे में करंट का डेटा डाल रहा हूँ कि जो मेरी करंट रूट है उसका डेटा डाल दिया। देन मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट सब ट्री पे। बात सही है, इन दोनों ही में मैं अपना जो करंट पाथ है वो भेज रहा हूँ, है ना। इस पाथ के अंदर मेरा जो करंट नोड था वो ऑलरेडी अपेंडेड है। इसके बाद अलावा मैंने काम क्या किया यार, मैंने चेक किया है कि यार अपना नोड ऐड करने के बाद मैंने ये चेक किया है कि भैया अगर मैं एक लीफ नोड हूँ तो जो मेरा पाथ है उसको प्रिंट भी कर देना चाहिए। ठीक है, बात सही है। तो इसको रन करके देखते हैं यार कि ये सही चल रहा है या नहीं। ओके, इनपुट लेना हमें आता ही है, हम पहले नंबर ऑफ लेवल्स दे रहे होंगे, देन नोट्स। मान लो 10 के 2 बच्चे हैं, 2 और 3, 2 का है 4 और -1, 3 के 5 और 6। ठीक है, ये सारे हमारे ट्री बना रहे हैं। तो अब जो आंसर आया वो कुछ इस प्रकार से आया, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर से रन करेंगे इसको। ठीक है, अब हमें पाथ क्लियरली दिख रहे हैं यार। देखो हमारा जो ट्री बना था वो इस प्रकार का बना था। सबसे पहले लेवल पे हमने 10 रखा था, देन इसके 2 चिल्ड्रन थे, 2 और 3, 2 का एक चिल्ड्रन था सिर्फ 4, 3 के 5 और 6। हमारे पाथ भी एकदम सही आ रहे हैं। पहला पाथ है 10 2 4, देन 10 3 5, देन 10 3 6। ठीक है, तो हमारा कोड सही चल रहा है। अब इस कोड को यार थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हमें ये एरे और जो ये लेंथ है ये साथ के साथ क्यों लेके चलनी पड़ी, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम अपनी पाथ में करंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने पाथ में करंट नोड को ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं लेफ्ट कॉल कर रहा हूं और एक राइट सब ट्री के लिए कॉल कर रहा हूं, है ना। इन दोनों ही कॉल्स में मैं जो करंट पाथ है वो भेज रहा हूं और अपडेटेड पाथ लेंथ भेज रहा हूं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं यार ये पाथ लेंथ हमें साथ के साथ क्यों भेजनी पड़ रही है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ट्री था,
ठीक है, मान लो यार हमारा इस प्रकार से ट्री था, तो सबसे पहले जब कॉल हुई होगी तब मेरी पाथ नाम की जो एरे है वो खाली बैठी है यहाँ पे अभी। ठीक है, अभी मेरी पाथ नाम की एरे खाली बैठी हुई है, कुछ इंडेक्स पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सबसे पहली कॉल हुई होगी हम ये वाले स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने करंट क्या था बेसिकली, जो हमारी करंट नोड है वो, उसको मैंने अपने पाथ में ऐड कर दिया, तो मैंने 10 को अपने पाथ में ऐड कर दिया। ठीक है, पाथ लेंथ मैंने अपडेट कर दी, पहले पाथ लेंथ 0 को डिनोट कर रही थी, अब जो ये पाथ लेंथ है ये 1 को डिनोट कर रही होगी। ठीक है यार, अब मैं लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर रहा हूँ, बात सही है, मैंने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल किया। अब क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री पे कॉल होते ही मेरा जो करंट है वो 2 बन गया। ठीक है, मैं रिकर्शन में गया, मैं फिर से इन स्टेप्स पे पहुंच गया, मैंने करंट को ऐड कर दिया। किस इंडेक्स पे ऐड किया है, बेसिकली जो पाथ लेंथ नाम का वेरिएबल था उस इंडेक्स पे मैं चीजों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट मैं ऐड कर रहा हूँ ये मैं इस वाले इंडेक्स पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो करंट हमारा जो पाथ लेंथ था वो 1 हो चुका था, तो मैंने इस इंडेक्स पे 2 रख दिया यार। ठीक है, अब फिर से रिकर्शन कॉल होगी, ये जो है ये फिर से रिकर्शन कॉल करेगा, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से जो करंट है वो 4 बन जाएगा, और अब पाथ लेंथ अपडेट हो चुका था, पाथ लेंथ 2 हो चुका था, तो मैंने सेकंड इंडेक्स पे 4 डाल दिया। क्या इस बात से हम सहमत हैं? अब हमें पता चल गया कि यार ये जो 4 है ये एक लीफ नोड है, तो हमें पता चल गया, हमें एक पाथ मिल चुका है और हमने उसको प्रिंट कर दिया था। ठीक है यार, यहाँ तक की कहानी एकदम स्मूथ चल रही थी, हमें सब समझ में आ रहा था। ठीक है यार, अब रिकर्शन यहाँ से रिटर्न कर जाएगी, है ना, हम 4 से वापस ऊपर जाएंगे 2 पे। ठीक है, अब उसके लिए राइट कॉल जाएगी, है ना। अब राइट कॉल में यार सेम ही पाथ एरे यूज हो रही है, यानी कि हम अभी भी सेम ही एरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हमारी एरे सेम ही है, हमारे पास ये 2 भी रखा हुआ है 4 भी रखा हुआ है। ठीक है, तो एरे सेम चल रही है, बट हम कॉल अब राइट सब ट्री के लिए कर रहे हैं, तो 2 का राइट तो नल था। ठीक है, वो तो रिकर्शन को हिट कर गया होगा, हम वापस पहुंच गए होंगे, तो वापस ऊपर जाते हैं। हम यहाँ पे 10 पे पहुंचे थे, इस 10 के लिए लेफ्ट वाला काम हो चुका था, अब इस 10 के लिए हम राइट सब ट्री पे गए थे। ठीक है, अब जब इस 10 पे पहुंचे थे यार, हम जब इस 10 पे पहुंचे थे तो हमारा पाथ लेंथ क्या चल रहा था, एक बार फिर से एक स्टेप बैक लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यार क्या हो रहा है। जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है यार वो समझने में वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पाथ है यार वो एक एरे है, और एरे जावा में बाय डिफॉल्ट रेफरेंस से पास होती है, यानी कि जैसे जैसे हम इस एरे में कुछ भी चेंज करते जाएंगे वो हर एक फंक्शन कॉल में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जो पाथ लेंथ था हमारा, जो हम ये वेरिएबल लेके हुए चल रहे थे, वो एक डायरेक्ट सिंपल प्रिमिटिव वेरिएबल है, वो चेंज नहीं हो रहा था जब हम फंक्शन कॉल्स कर रहे थे। बात सही है, तो जब मैंने इस पाथ डॉट ऐड किया था, इस 10 को ऐड किया था, और यहाँ पे मैंने पाथ लेंथ को अपडेट कर दिया था, यहाँ पे मैंने पाथ लेंथ की वैल्यू 1 डाल दी थी। बात सही है, तो अब जब ये अपने राइट सब ट्री पे कॉल करेगा तो ये 1 इंडेक्स पे जाके अपडेट कर रहा होगा चीजों को, यानी कि यहाँ पे जब उसने 3 लिखा तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसने इस 2 को ओवरराइड करके यहाँ पे 3 लिख दिया। क्या हमें समझ में आ रहा है यार हम कर क्या रहे हैं, सोच के देखो। फिर से क्या होगा, हम अब करंट हमारा 3 हो गया है, पाथ लेंथ हमने अपडेट कर दी, पाथ लेंथ अब हो चुकी है 2, अब ये लेफ्ट पे कॉल करेगा अपने, इसका लेफ्ट में था 5, अब ये सेकंड इंडेक्स पे जाके 5 ओवरराइड कर देगा। बात सही है, जैसे ही हम 5 को हिट करेंगे हम समझ जाएंगे कि हमने एक पाथ मिल चुका है, हम यहाँ पे इस पाथ को प्रिंट कर देंगे, हमने 10 3 5 को प्रिंट कर दिया और हमने वापस चले गए, अब हम वापस 3 की तरफ चले गए। अब जब इस 3 वाली फंक्शन कॉल पे पहुंचे तो वहां पे यार पाथ लेंथ की वैल्यू क्या है, वहां पे पाथ लेंथ की वैल्यू है 1 बेसिकली, है ना, 3 के लिए पाथ लेंथ की वैल्यू 1 चल रही थी, है ना। अब जब इसके लिए राइट कॉल जाएगी, जब इसके राइट सब ट्री पे कॉल होगी तो पाथ लेंथ को वो अपडेट कर रहा होगा, फिर से पाथ लेंथ तो बेसिकली यहाँ पे 2 कर दिया था, और अब वो सेकंड इंडेक्स पे जाके इसको ओवरराइड करके यहाँ पे 6 लिख देगा। ठीक है, अब फिर से हमें एक नई एरे मिल गई है और हम यहाँ पे 10 3 6 लिख देंगे। ठीक है, नया पाथ मिल गया था हमें बेसिकली। तो समझने वाली बात क्या है यार, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम जो पाथ है वो एक एरे मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। एरे मेंटेन करने का क्या फायदा मिला, देखो ये 10 हमने एक बार लिखा था ना अपनी एरे में, अभी हर जगह काम आ रहा है ना। मान लो कोई डीप ट्री होता है जिसमें 4-5 लेवल होती है, तो जो कुछ नोड्स हमने स्टार्टिंग में ऐड की थी वो बार बार यूज हो रही होती है, लेकिन जो एक पाथ लेंथ वाला नाम का वेरिएबल था ये हमने बाय वैल्यू पास किया हुआ था। समझ रहे हो, जो नॉर्मल वेरिएबल है वो बाय वैल्यू पास होते हैं, तो वो क्या हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट करके इसमें अलग अलग प्लेसेस पे ओवरराइड कर रहा था जैसे ही हम नए नए नोड्स को एनकाउंटर कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, एक बार फिर से कोड देखते हैं कि यार हमने एग्जैक्टली क्या किया है। देखो यहाँ पे जो ये पाथ है ये एक एरे है, यानी कि बाय रेफरेंस पास हो रही है, और जो ये नॉर्मल पाथ लेंथ है ये सिंपली पास हो रहा है, तो हम पाथ लेंथ में चीजों को डालते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे रिकर्शन कॉल होगी पाथ लेंथ चेंज होगा, लेकिन जब ये रिकर्शन कॉल फिनिश हो जाएगी, यानी कि हम रूट डॉट लेफ्ट मान लो सारा काम जम करके वापस आ गए, तब जो ये राइट के साथ कॉल होगी इसमें पाथ तो अपडेटेड होगा हमारा, लेकिन जो ये पाथ लेंथ है ये सेम वही हो जाएगी जो हमने यहाँ पे प्लस प्लस करके मिला था। क्या समझ में आ रहा है यार कि हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देखना, फंक्शन दिखने में सिंपल है, बट अगर तुमने सिंपल से देख के सिर्फ रट के कर लिया काम तो बात नहीं बनेगी। फंक्शन में हमने जो काम किया यार वो काफी दिमाग लगा के किया है। ठीक है, तो बस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया यार इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स देख रहे होंगे बाइनरी ट्री का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।